गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं अपने बिजनेस सर्विसेज के चैप्टर को, जहां हम लोग थे सर्विसेज ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि बैंक्स में हम लोग किस किस तरीके से बैंक हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और हमारे लिए अकाउंट्स ओपन करती है, जिसमें हम लोगों ने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और अपने रिकरिंग डिपॉजिट्स, और फिर हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट पढ़ा था। तो एक नेक्स्ट है हम लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, जिसे हम लोग मोड अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है ना। मोड अकाउंट एक इस तरीके का अकाउंट है जिसमें आप लोग एक अमाउंट डिपॉजिट करते हो। ठीक है ना। और एक साथ ही साथ जब आप लोग इस तरीके के अकाउंट्स को ओपन करते हो तो उसमें एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि अगर इतने लिमिट के बाद आप लोग जो भी अमाउंट अगर आप अपने उस अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो वो अमाउंट जो है आपकी एफडी अकाउंट में चली जाती है। ठीक है ना। दैट मीन्स आपको कोई भी एक सेपरेट अकाउंट, मतलब सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसमें आप लोगों को अलग अलग से ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये अकाउंट एक ऐसी अकाउंट है जो आपको सेविंग अकाउंट का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और जो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का भी। ठीक है। तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैंने मोड अकाउंट ओपन किया बैंक में जाके। ठीक है। अब मैंने उसमें क्या किया कि मैंने एक लिमिट बता दी कि भाई 50,000 जो है अमाउंट, यहाँ तक मैं जो पैसे जमा करूँगा वो मेरे सेविंग अकाउंट में रहेंगे। ठीक है। एक लिमिट मैंने बता दिया। अगर मैं 50,000 से ज़्यादा अगर अमाउंट मेरे अकाउंट में होते हैं तो 50,000 से जितने भी ज़्यादा होंगे वो मेरे जो है एफडी अकाउंट में चेंज हो जाता है। ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में चेंज हो जाता है वो। तो इस तरीके का ये अकाउंट होता है। तो इसमें क्या है, अगर मेरे अकाउंट में बैलेंस है 75,000, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि 50,000 तो है मेरी सेविंग बैलेंस होगी, सेविंग अकाउंट की बैलेंस। ठीक है। सेविंग डिपॉजिट्स होगी, और जो 25,000 जो है वो मेरी एफडी बन जाती है। ठीक है। जिसमें हम लोगों को इंटरेस्ट जो है, जो 50,000 तक है उस पर तो सेविंग डिपॉजिट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट मुझे मिलेगा, और जो 25,000 जो है एक्सीड हो गई है मेरी लिमिट से, तो उस पर मुझे जो है फिक्स डिपॉजिट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके का ये हमारा अकाउंट होता है। और देखो जो मल्टीपल, इसी वजह से देखो जो हमारी सेविंग और फिक्स डिपॉजिट दोनों की फैसिलिटी दे रही है, तो इसी वजह से हम लोग इसको जो है फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग अपने कुछ अलग सर्विसेज जो है बैंक हमें जो प्रोवाइड करती है। एक है हमारे पास बैंक ड्राफ्ट। ठीक है। बैंक ड्राफ्ट जिसे हम लोग डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, देखो ये बिल्कुल हमारे इसका प्रोफॉर्मा जो है ये थोड़ा बहुत चेक से ही मिलता जुलता है। इसमें क्या है कि ये डिमांड ड्राफ्ट हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोगों को किसी को पैसे पेमेंट करने हो। ठीक है। अगर हम लोग किसी को फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम लोग अपने ब्रांच में जाके जो है एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, और उसका जो है सेम ब्रांच पे, ठीक है, मतलब उसी सेम बैंक पे, जैसे मैंने एसबीआई से बनाया तो एसबीआई का एक ब्रांच मुझे मेरी सिटी का बना के देगा, और अगर मुझे वो फंड ट्रांसफ़र करना है इन द सेम सिटी, ठीक है, तो वो सेम सिटी के ही एसबीआई के ब्रांच से ही पे ही बनाया जाएगा। ठीक है। या फिर अगर हम लोग दूसरे सिटी की बात करते हैं तो दूसरे सिटी में भी अगर मेरे को पे करना है तो मैं यहाँ की एसबीआई ब्रांच से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरा एक डिमांड ड्राफ्ट बना दे, जित अमाउंट मेरी मर्जी है। ठीक है। जितने का भी मैं मान लेता हूँ 25,000 का बनवाया, तो 25,000 में क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट बनाया, अब मुझे उससे पेमेंट करना है बाहर, तो वो बाहर किसी दूसरे सिटी में जो है किसी भी एसबीआई ब्रांच से उस पैसे को मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसमें ये होता है, तो यूज्ड टू ट्रांसफ़र द फंड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। ठीक है। ब्रांच सेम होने चाहिए।
ठीक है। ब्रांच अलग अलग होने चाहिए, ब्रांच अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ब्रांचेज होते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे जैसे मैं अभी इस टाइम पे रायसेन में हूँ, ठीक है ना, तो रायसेन के किसी एक ब्रांच से मैंने ड्राफ्ट बनवा लिया और उसका पेमेंट करना है मुझे दिल्ली, तो दिल्ली के किसी भी ब्रांच में हो सकता है, ठीक है। लेकिन बैंक जो है वो सेम होना चाहिए, दिल्ली का भी एसबीआई होना चाहिए और रायसेन का भी एसबीआई होना चाहिए। ये इस तरीके के जो डिमांड ड्राफ्ट हैं, इससे हम लोग फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन द सिटी, ठीक है। या तो मैं रायसेन के रायसेन में ही कर सकता हूँ, या फिर मैं रायसेन से दूसरे सिटीज़ पे भी अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक। और दूसरी चीज़ इसमें यह है, देखो हम लोग जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, वो डिमांड ड्राफ्ट जितने भी अमाउंट का हो, उस अमाउंट पे हम लोगों को बैंक को कुछ जो है कमीशन पे करना पड़ता है। ये अलग अलग जो कमीशंस हैं, वो कमीशन हम लोग जो है बैंक अलग अलग स्लेब टेबल इसका बनाए रखती है, जिसमें वो बता देती है कि इतने से इतने अमाउंट तक के इतना % कमीशन देना पड़ेगा, इतने से इतने अमाउंट तक के इतना % कमीशन, ठीक है। इस तरीके से एक स्लैब टेबल होती है, तो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जितने भी अमाउंट का ड्राफ्ट बनवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जितना भी हम लोग कमीशन पे करना है, वो कमीशन हम लोग बैंक को पे कर देते हैं, ठीक है। तो इस जो डिमांड ड्राफ्ट है मेनली जो यूज़ किया जाता था, जैसे हम लोग अभी तो फ़िलहाल ये देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जैसे हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते थे, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या होता था कि हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस जो होती थी वो सबमिट करनी होती थी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, तो जो फीस सबमिट करनी थी, वो फीस के लिए हम लोगों को जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था बैंक से, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू भी बनवा सकते हो, ठीक है, या तो आप कैश सीधा कैश जमा करके भी जो है डिमांड ड्राफ्ट आपकी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है बैंक ड्राफ्ट से जो है अपने फंड्स को किसी भी सिटीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर है एक हमारा सी पॉइंट जो है बैंकर्स चेक। देखो ये इसे हम लोग पे ऑर्डर भी कहते हैं। जो बैंकर्स चेक है ये सेम एज इट इज़ हमारे बैंक ड्राफ्ट के जैसा ही, मतलब डिमांड ड्राफ्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो हमारे डिमांड ड्राफ्ट से अलग होती है। वो क्या है, देखो हम लोग डिमांड ड्राफ्ट में क्या करते थे कि ब्रांच सेम होनी चाहिए, ब्रांच अलग होनी चाहिए, बैंक सेम होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैंने एसबीआई से, रायसेन के एसबीआई से अगर ड्राफ्ट बनवाया है, तो वो उसका पेमेंट किसी दूसरे एसबीआई ब्रांच से हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने जिस ब्रांच से बनवाया है, ठीक है ना, उसका क्लियरेंस भी उसी ब्रांच से होगा। मतलब अगर मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ बाई बैंकर्स चेक, ठीक है, मैंने आपको 5,000 रुपये का मैंने एक पे ऑर्डर बना लिया अपने ब्रांच से जो हमारे यहाँ पे बाड़ी में है, ठीक है ना। तो अब अगर आपको वो ड्राफ्ट मैंने दिया, तो उस ड्राफ्ट का जो पे ऑर्डर का, ड्राफ्ट कहा मैंने, बैंकर्स चेक का पेमेंट जो है आप उसी ब्रांच पे जाके ले सकते हो जहाँ से मैंने वो बैंकर्स चेक इशू करवाया है। मतलब कहने का ये हो गया, जो बैंक बैंकर्स चेक इशू करेगी वही बैंक जो है, वही ब्रांच जो है आपको उसका पेमेंट भी करेगी, ठीक है। कोई दूसरा ब्रांच नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए इसको बैंकर्स चेक कहा जाता है। और एक ख़ास बात इसमें ये है कि बैंकर्स चेक का ऑनर, मतलब उसका पेमेंट सिर्फ अकाउंट पे ही किया जाता है। मीन्स अगर आपका अकाउंट उस ब्रांच में है तो आपका जो पैसा मिलना है वो आपके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देती है बैंक, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो हमारी चली जाती है क्लियरिंग हाउस पे, ठीक है। क्लियरिंग हाउस में जाती है और वहाँ उस क्लियरिंग हाउस में जाके वहाँ से वो आपका बैंकर्स चेक क्लियर हो जाता है। दैट मीन्स कि आपका अगर किसी दूसरे बैंक अकाउंट में है, दूसरे बैंक में है आपका अकाउंट, तो बैंक
क्या करेगी, क्लियरिंग हाउस के पास उसे ट्रांसफ़र कर देगी बैंकर चेक को, और बैंक जो है, क्लियरिंग हाउस जो है उस बैंकर चेक को आपके जो आपका जो भी बैंक है, चाहे पीएनबी हो, चाहे हम लोग दूसरा बैंक मान सकते हैं कैनरा बैंक हो, तो उनके अकाउंट, उस अकाउंट में आपके पैसे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो है हमारा बैंकर्स चेक होता है। फिर आते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, इसमें आप लोग जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहले वाले केसेस में क्या था, उसमें हम लोगों का बैंक सेम होता था। ठीक है, एक में हमारे पास बैंक की ब्रांच भी सेम होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि आप लोग किसी भी बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एसबीआई से आप लोग पीएनबी में भेजना चाहते हो, चाहे आप लोग कैनरा बैंक में, चाहे येस बैंक में, चाहे आईसीआईसीआई, किसी भी बैंक में आप लोग अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो बाई रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फैसिलिटी को यूज़ करके। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट था इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। फिर दूसरा है इट इज़ अ सिस्टम थ्रू विच बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेन अकाउंट्स विथ आरबीआई कैन ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम देयर कस्टमर अकाउंट टू अनदर पर्सन। ठीक है, देखो अगर आप लोग जो है फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो जो भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है वो बैंक के पास जाएगा, और बैंक ये ट्रांसफ़र तभी कर सकती है जब उसने अपना एक अकाउंट आरबीआई के पास मेंटेन किया हो। ठीक है, अगर बैंक का अकाउंट आरबीआई के पास मेंटेन नहीं है तो वो बैंक जो है आरटीजीएस फैसिलिटी से आपके अमाउंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ठीक, फिर है हेयर रियल टाइम मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एट द टाइम दे रिसीव्ड। देखो यहाँ पे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है, रियल टाइम कहने का मतलब क्या है कि जिस भी वक्त आपने जो है इनिशिएट किया, ठीक है, इनिशिएट किया कहने का मतलब है जिस वक्त भी आपने ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट डाली, आपके अमाउंट उसी वक्त पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसलिए इसको रियल टाइम कहा जाता है। उसी टाइम बैंक को प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा है कस्टमर हैव टू सबमिट अ रिक्वेस्ट बाय फिलिंग अप एन ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म along with the चेक और डेबिट इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक या फिर हम लोग ब्रांच भी कह सकते हैं। जैसे कस्टमर अगर कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो ऑनलाइन वो एप्लीकेशन फिल कर दे, या फिर उसके लिए ऑफलाइन भी एप्लीकेशन फिल कर सकता है। वो ऑफलाइन करना चाहता है तो चेक वगैरह के थ्रू वो कर सकता है, या तो वो बैंक को अपने डेबिट इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये काम करना होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम ट्रांसफ़र इज़ ₹2 लाख एंड मैक्सिमम नो लिमिट। देखो मिनिमम आप लोग 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हो और मैक्सिमम पे कोई भी लिमिट इसमें नहीं होती है। ठीक है, आरटीजीएस ऑपरेट्स बिटवीन 9 AM to 4:30 PM ऑन वर्किंग डेज एंड 9 AM to 2 PM ऑन सैटरडे। देखो जो आरटीजीएस से आप लोग जो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, अगर वो बैंकिंग आवर में 9 से 4:30 बजे तक आप लोग कर सकते हो। ठीक है, वर्किंग डेज में, और सैटरडे को 9 से 2 बजे तक। लेकिन ये टाइम बैंक के हिसाब से जो है वो वेरीज होते हैं, क्योंकि कुछ बैंक जो खुलने का जो टाइम होता है वो ज़्यादातर हमारे 10 बजे से होता है, जिस टाइम से कस्टमर की डीलिंग शुरू होती है 10 बजे से। ठीक है, तो ये डिफ़र हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही टाइम वो करें। फिर आते हैं डिटेल्स नीडेड आर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, नेम एंड IFSC। ठीक है, ये IFSC ये कोड होती है जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये एक 11 डिजिट की कोड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें, देखो जब भी आपको इस तरीके से आरटीजीएस से पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जो है किसको पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बेनिफिशियरी। ठीक है, तो बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर आपको चाहिए होगा,
साथ ही साथ उसका नाम आपको चाहिए होगा, और उस जिस बेनिफिशियरी का अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक का एक IFSC कोड होता है, ठीक है ना, जो 11 डिजिट का होता है। जैसा मेरे बैंक का है वो है SBIN00300092। तो ये पूरा 11 डिजिट का नंबर होता है जो आप लोगों को बैंक को प्रोवाइड करना होता है। विदाउट दिस इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट ट्रांसफ़र द फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर बाई RTGS सिस्टम, ठीक है। RTGS सिस्टम से आप लोग तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं, एक है हमारे पास नेफ्ट, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, ठीक है। ये भी फ़ंड ट्रांसफ़र जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली ही फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हम लोगों का RTGS में ऑफलाइन भी था और ऑनलाइन भी था, लेकिन नेफ्ट में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो अ सिस्टम ऑफ फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। एक बैंक से दूसरे बैंक में आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। द फंड्स आर ट्रांसफर्ड इन द सेम वे एज इन केस ऑफ RTGS। लेकिन जैसे RTGS में होता था सेम उसी तरीके से ही होता है, बस डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सेकंड पॉइंट, डिफरेंस इज दैट अमाउंट इज रिमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली एंड सेटलमेंट इज नॉट ऑन इमीडिएट बेसिस। देखो यहाँ पे क्या है, आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स को जमा तो कर देते हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बैंक को पहले रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी बैंक को ही पहले रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन जो बैंक उसका सेटलमेंट उसी वक्त पे नहीं करती जिस वक्त पे उसको आपके इंस्ट्रक्शंस मिले हों, ठीक है। बैंक क्या करती है, क्योंकि नेफ्ट जो है इसमें आप लोगों को कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं है, तो ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं। वो और इसमें बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स आते हैं, ठीक है ना, ट्रांसफ़र करने के लिए 250 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000, इस तरीके से, तो छोटे अमाउंट्स होते हैं। तो बैंक्स क्या करती है कि जब उनके पास इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जैसे 10-15 लोगों के आ गए, ठीक है, तो 10-15 लोगों के आ गए, फिर उसके बाद वो उन सभी ट्रांसफ़र्स को, उन सभी फंड्स को ट्रांसफ़र एक के बाद एक करता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इमीडिएट, जैसे हम लोगों का RTGS में क्या था, जैसे इंस्ट्रक्शन मिला वैसे ही पैसे ट्रांसफ़र, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिलता है वैसे ही आपके अमाउंट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या होता है कि एक बैच बन जाता है 10-12 ट्रांजेक्शन्स का, जैसे ही बैच बन जाएगा उस पूरे एक बैच का अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि रियल टाइम में आपके अकाउंट्स को वो अमाउंट्स को ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक। फिर है नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट, कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक है। आप लोग जितना 1 रुपये चाहे तो 1 रुपये भेज सकते हो, 10 लाख चाहे तो 10 लाख भी भेज सकते हो, लेकिन जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है चार्जेस इसमें पे करने होते हैं। फिर है नेफ्ट ट्रांजेक्शन्स आर सेटल इन बैच। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, नेफ्ट के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बैच में सेटल किए जाते हैं। मतलब जैसे 12 ट्रांजेक्शन्स आ गए तो 12 ट्रांजेक्शन्स को एक साथ ही सेटल कर दिए, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे, जो है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी अकाउंट्स में कई बार बात की है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में होता क्या है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है कि वो अपने जो जमा उन्होंने पैसे उनके बैंक अकाउंट में उससे ज़्यादा वो पैसे विड्रॉ कर सकती है। मतलब ओवर एंड एबव विड्रॉ किया जा सकता है जितना भी आपने जमा किया है, ठीक है ना। दिस फैसिलिटी इज अलाउड बाय बैंक ऑन द करंट अकाउंट्स। और इस तरीके की जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, बैंक सिर्फ अपने करंट अकाउंट के कस्टमर्स को ही जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है। इस तरीके की फैसिलिटी सिर्फ उन्हें ही दी जाती है जिनके पास करंट अकाउंट है। फिर दूसरा है द बैंक प्रोवाइड्स ओवरड्रॉन फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर। ओवरड्रॉन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है मतलब कि आप लोगों ने अपने करंट अकाउंट में जितने पैसे जमा किए हैं उससे ज़्यादा पैसे आप लोग अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है।
द ओवरड्राफ्ट लिमिट इज़ फिक्स्ड इन एडवांस, और ओवरड्राफ्ट की लिमिट पहले से ही फिक्स कर दी जाती है कि आप लोग कितना ज़्यादा अमाउंट निकाल सकते हो। बहुत से जो बैंक से वो 2 लाख 3 लाख तक की ओवरड्राफ्ट लिमिट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर है नॉमिनल इंटरेस्ट इज चार्ज। देखो इस तरीके से जो भी आपने एक्सेस अमाउंट निकाला है, ठीक है ना, विड्रॉ किया है, उस एक्सेस अमाउंट पे जो है बैंक आपको जो है एक नॉमिनल इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो आपको हर महीने पे करना होता है। फिर है हमारे पास कैश क्रेडिट। देखो कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट जो है ये एक शॉर्ट टर्म लोन जो है, जो बैंक्स अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक। और इस लोन को कोई भी बिजनेसेस अवेल कर सकती है, लेकिन इस तरीके के लोन को अवेल करने के लिए बिजनेसेस को कुछ ना कुछ एसेट्स जो है वो गिरवी में रखनी पड़ती है, ठीक है। जैसे ही कोई भी बिजनेस जो है अपने किसी भी एसेट्स को गिरवी रख देती है, ठीक है, गिरवी के तौर पे जमा कर देती है, तो बैंक क्या करती है कि उस बिजनेस के नाम से एक अकाउंट अपने बैंक में ओपन कर लेती है, ठीक है। और जो भी अमाउंट जो भी लोन का अमाउंट होता है वो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। अब जो बिजनेस है उसमें से, उस लोन अकाउंट में से जो है अपने पैसे जितने भी उसको ज़रूरत होती हैं वो उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात यह है कि इस तरीके के जो कैश क्रेडिट जब बिजनेस अवेल करती है तो मेनली जो है बिजनेस वो अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए अवेल करती है। वर्किंग कैपिटल कहने का मतलब है कि अपने गुड्स खरीदने के लिए, इन्वेंट्रीज खरीदने के लिए, ठीक है, क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए। तो जो डे टू डे वर्क होता है उन एसेट्स को, मतलब करंट एसेट्स को परचेस करने के लिए जो है इस तरीके के लोन अवेल करती है हमारी बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब देखो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट इस पे सिर्फ उसी अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा जितना अमाउंट आप लोगों ने विड्रॉ किया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इंटरेस्ट सिर्फ उतने ही अमाउंट पे चार्ज किया जाता है जितना आप लोगों ने अपने उस अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए हैं, बाकी अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कैश क्रेडिट। और अब लास्ट है हमारे पास मिसलेनियस सर्विसेज। देखो कुछ हमारी बैंक जो है मिसलेनियस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। जैसे बैंक जो है अपने कस्टमर के बिहाफ पे जो है चेक्स कलेक्ट करती है, ठीक है, ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट भी कलेक्ट करती है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कलेक्ट करती है और उनका पेमेंट भी कर लेती है, ठीक है। डिविडेंड जो हम लोगों ने इन्वेस्ट कहीं किया है तो उस पर अगर हम लोगों को कुछ डिविडेंड्स मिल रहे हैं तो उन डिविडेंड को भी कलेक्ट करने का काम जो है हमारी बैंक करती है, ठीक। फिर मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। देखो कुछ पेमेंट जो है बैंक हमारे बिहाफ पे, मतलब अपने कस्टमर के बिहाफ पे करती है, जैसे कि उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग लोन ले लेते हैं, ठीक है, तो लोन जब अवेल किया जाता है तो उस टाइम पे जब डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं तो उसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि हम लोग जो है पेमेंट करना चाहते हैं अपने तरफ से, या फिर आपके बैंक अकाउंट में से ही इस तारीख को इतने पैसे जो है इसके इंस्टॉलमेंट के पेमेंट कर दिया जाए। तो इस तरीके का एक इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जिस पे हमको टिक मार्क करना होता है। तो हम लोग अगर टिक कर देते हैं तो एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया कि बैंक इस तारीख को जो है हमारे अकाउंट में से लोन का एक जो इंस्टॉलमेंट जाएगा वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, जो भी आपको लोन का पेमेंट करना है वो बैंक जो है आपके अकाउंट से अमाउंट को डेबिट करके पेमेंट कर देती है। आपको दूसरे बैंक में जाके आपको अपने इंस्टॉलमेंट के अमाउंट जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कई और तरीके से भी पेमेंट होते हैं, जैसे बिजली का बिल का पेमेंट करना है, ठीक है, रिचार्ज का पेमेंट करना है। तो इस तरीके कई तरीके के पेमेंट जो है बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे कर देती है।
फिर है मेक्स अरेंजमेंट ऑफ लॉकर फैसिलिटी फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल एसेट्स। देखो बैंक जो है हमें लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। लॉकर फैसिलिटी जिसमें हम लोग अपने जो है वैल्यूएबल एसेट्स की कस्टडी में, सेफ कस्टडी में रख सकें। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, बैंक में जाते हैं और वहाँ से एक छोटा सा बॉक्स निकलता है। ठीक है, तो उस बॉक्स में कई सारी चीज़ें जो ऑर्नामेंट्स वगैरह हम लोग कह सकते हैं, गोल्ड के, सिल्वर के चीज़ें जो हैं, वैल्यूएबल एसेट्स जो है, इन चीज़ों को हम लोग लॉकर फैसिलिटी में, सेफ कस्टडी में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सर्विसेज थी जो हमें हमारी कॉमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।